साथियों, नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि DAR पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कड़ी में अभी हमारा वीडियो चल रहा है कि SF11 आरोप पत्र जब मिल जाए तो उसका बचाव कैसे करें। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आरोप गलत हो, कर्मचारी सही हो तो जवाब कैसे लिखा जाए। दूसरे वीडियो में बताया था कि आरोप सही है, कर्मचारी की गलती है, लेकिन यदि कोई पॉइंट है जिस पर कर्मचारी बच सकता है तो उसको उजागर जरूर करना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि कर्मचारी के खिलाफ लगा आरोप बिल्कुल सही है और बचाव का भी कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो फिर बचाव कैसे लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवाब देने में ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा विलंब करना चाहिए। थोड़ा सा विलंब का मतलब 10 दिन के अंदर जवाब तो देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने गलती किया है, 100% गलती कर्मचारी की है और जवाब आरोप पत्र मिलते ही पहले दिन या दूसरे दिन दे दिया तो शायद दंड भी मिलने का अच्छा खासा चांस है। लेकिन यदि 7-8 दिन खींच गए तो फिर दंड में कुछ चेंज होने की गुंजाइश रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही हो बचाव की, तो फिर हम उसको किस ढंग से बचाव करें, आज हम इस पर बात करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आरोप पत्र अंग्रेजी में हो तो हम उसका हिंदी अनुवाद मांग सकते हैं और DAR के नियम अनुसार उसका हिंदी अनुवाद मिलेगा। इसके बाद आरोप को पढ़ें, बार बार पढ़ें और ये देखें कि आरोप जो लगाया है उसको साबित करने के लिए क्या चीज की जरूरत है। तो हमको जब बचाव करना है तो उसमें वो कागजात हम मांग कर सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जब कागजात मांगते हैं तो सक्षम अधिकारी कागजात देने से मना करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम है DAR में कि SF11 में भी यदि कर्मचारी मांगता है कोई कागज और वो ये सिद्ध करता है कि ये कागजात इस आरोप से संबंधित है, तो उसे कागजात उपलब्ध करवाना सक्षम अधिकारी को अनिवार्य है। और यदि वो उपलब्ध नहीं करवाता है डिसिप्लिन अथॉरिटी, तो फिर उसको लिखित में बताना पड़ेगा कि आपने जो कागज मांगे हैं वो इससे संबंधित नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आरोप पत्र इंग्लिश में है तो हिंदी में अनुवाद मांग लें, कुछ समय निकल जाएगा और हिंदी में लिखने में कुछ शायद ऐसा पॉइंट मिल जाए कि हम बच सकते हैं एक, या मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, उसमें कोई एक हो सकता है, ऐसा कि नहीं सबके सभी एक आरोप में लागू हो जाएंगे, उनमें से कोई एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं उसको प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र में कोई भी कागजातों का उल्लेख नहीं किया है, तो मुझे बताएं कि किस कागजात के आधार पर मेरे विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, ये मांग सकते हैं। या हो सकता है आरोप पत्र में ये लिखा हो कि इसकी रिपोर्ट पर, किसी ने रिपोर्ट किया होगा, इस रिपोर्ट पर आपके विरुद्ध ये आरोप तय किए गए हैं, तो वो रिपोर्ट की हम कॉपी मांग सकते हैं कि भाई जो आरोप मेरे खिलाफ लिखे हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर मेरे खिलाफ आरोप तय हुए हैं,
उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाए, तो उपलब्ध करवाई जाएगी। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें ये लगता है कि इसमें जांच अनिवार्य है या जांच हो सकती है, हम जांच मांग सकते हैं कि भाई ये जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर है, और मैं भी मानता हूं कि गंभीर आरोप है, लेकिन इनकी जांच करी जाए जिससे कि ये सिद्ध हो कि मेरी गलती है। ये तो एक पक्ष को सुन के और मुझे आरोप पत्र दे दिया गया है, तो जांच मांग सकते हैं। तो इस ढंग से थोड़ा समय खींचा जा सकता है। वो कागजात उपलब्ध करवाएंगे, आप लिख सकते हो मुझे कागजातों को निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए, तो अनुमति दी जाएगी। वो अनुमति जब अगर दी जाती है तो 5 दिन का समय मिलता है कि 5 दिन के अंदर आप कागजातों के निरीक्षण कर सकते हैं, और निरीक्षण करने के बाद फिर 10 दिन में आपको जवाब देना है, तो आपको और टाइम मिल गया। तो इस प्रकार से इसका जब जवाब बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कर्मचारी की बिल्कुल गलती है, बचाव का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा समय को खींच सकते हैं कि आरोप को सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ दिया जाए, कागजात बताए जाए, गवाहों के नाम बताए जाए, या जांच की जाए, और अगर उचित लगता है तो सक्षम अधिकारी करेगा, और नहीं लगेगा तो वो फिर कारण सहित आपको बता देगा। लेकिन बोलना जरूर चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने पहले बोला कि मैं नाम और मुख्यालय आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ केस हैं मेरे पास, आते रहते थे, तो बड़े इंटरेस्टिंग केस होते थे। एक केस था कि एक ट्रेन मैनेजर को स्पेयर जाना था वर्किंग के लिए दूसरे हेडक्वार्टर। वो पैसेंजर गाड़ी में ऐसे ब्रेक वाहन में चले गए, तो जो ऑन ड्यूटी ट्रेन मैनेजर थे मेल गाड़ी के, उन्होंने उसको बिठाने से मना कर दिया कि भाई मैं, आप स्पेयर जा रहे हो लेकिन मैं मेरे साथ मेरे ब्रेक वाहन में नहीं बिठाऊंगा। अब एसएलआर में नहीं बिठाना, तो उनको बुरा लग गया, लेकिन गाड़ी जाने का टाइम हो रहा था, तो वो जाके स्लीपर कोच में, एसी कोच में जहाँ पे बैठना है बैठ गए। लेकिन जो स्पेयर ट्रेन मैनेजर जा रहे थे वो ऊपरी अधिकारियों के बड़े खास आदमी थे, और उनको लगा कि यार मैं इतना खास हुआ, कोई मुझे मना कर दे। तो जिस मुख्यालय पे स्पेयर जाना था वहां उतरे, वहां गाड़ी 5-7 मिनट बिफोर भी पहुंच गई थी। तो वो पहुंचे वर्किंग ट्रेन मैनेजर के पास और झगड़ा करने लगे, और झगड़ा हुआ तो फिर ज्यादा हो गया। वर्किंग ट्रेन मैनेजर उस गाड़ी को जो काम कर रहा था, उन्होंने स्पेयर वाले को थप्पड़ मार दिया, और गाली दिया होगा। परिस्थिति बनी, अब परिस्थिति जैसी भी बनी हो, किसने किसको मारा, लेकिन फाइनल ये हुआ कि वो जिस हेडक्वार्टर पे स्पेयर आए वहां से गाड़ी लेके अपने हेडक्वार्टर गए, और अधिकारियों के पास जाके गए कि साहब वो उसने मुझे मारा। अब उनका खास आदमी था, तो उन्होंने आरोप पत्र 11 भेज दिया कि आपने, ये स्पेयर ट्रेन मैनेजर आ रहा था गुड्स जिसको गाड़ी वर्क करनी थी, और इस स्टेशन पे उसको आपने मारा, तो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन होता है। तो बात तो सही थी। तो मेरे को बताया, मेरे पास आया, तो हमने इतना ही लिखा कि भाई आप जो बोल रहे हो वो घटना मारपीट की है, तो और भी लोग गवाह हो सकते हैं। वैसे उस दिन शायद 26 जनवरी था, तो उस स्टेशन पे राष्ट्रीय ध्वज फहरना था, तो लोग भी खड़े थे, उन्होंने देखी थी घटना, मुझे बताया था। तो हमने ये लिखा कि आपने ये जो बोला है उसका हमें सबूत तो दे। मैंने
इस गाड़ी का इस स्टेशन से चार्ज लिया और मैं ब्रेक वाहन में बैठ के मेरी गाड़ी को मैं काम कर रहा हूँ और ये ट्रेन मैनेजर साहब स्पेयर जा रहे हैं, तो मैं इनको पीटने स्लीपर कोच में गया या ये पिटने मेरे पास ब्रेक वाहन में आए? मेरे पास क्यों आए? ब्रेक वाहन में जाना तो अलाउ नहीं है स्पेयर। तो पहले ये तो पता लगा है कि मैं एसएलआर छोड़ के इनको पीटने कोच में गया या ये कोच से पिटने मेरे पास आए थे कि मैं इनको पीट दूं। इनको स्पेयर जाना था, ये स्पेयर गए, मैंने मेरी गाड़ी वर्क किया, ये तो मेरे पास आए नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब पीटा था इन्हें। तो आप इस केस की पहले जांच करवाएं। और उस दिन 26 जनवरी था, ध्वजारोहण होना था, बहुत से लोग खड़े थे, उनसे पूछा जाए, हो सकता है वहां सीसीटीवी लगे हों, उनको देखा जाए। लेकिन सबसे पहले इनसे ये पूछा जाए कि ये मेरे पास उस एसएलआर में आए क्यों। जब गाड़ी स्टेशन पे पहुंच गई है तो उनको ऑफ ड्यूटी करने या गाड़ी वर्क करने के लिए लॉबी पे जाना चाहिए, उसके बजाय ये उतर के मेरे पास एसएलआर में क्यों आए थे। अब जब ये पहुंचा और नीचे लिख दिया कि ये मेरा कोई जवाब नहीं है, बचाव नहीं है, तो पहले इसकी जांच करें और अगर मैं दोषी हूं तो जरूर दंड दें, और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो इसने जो झूठ बोली है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब बात ऊपर तक पहुंची तो डीएम बोले ये क्या है। अब उसकी अगर जांच करते हैं तो बात ये आती है कि एसएलआर में जाने की अथॉरिटी तो होती नहीं है स्पेयर जाने के लिए। भाई आपको अथॉरिटी दिया तो आप कोच में जाओ। दूसरी बात, मुझे वो ट्रेन मैनेजर जो वर्किंग में थे मेल एक्सप्रेस, उन्होंने बताई थी कि एक बार वो ट्रेन वर्क कर रहे थे तो एक रेलवे कर्मचारी उनके एसएलआर में मिल गए थे और वही साहब कभी आए होंगे, उन्होंने चेक किया होगा, बोले ये कौन है, तो रेल कर्मचारी है, बोले कैसे बिठान लिया। उसी बेस पे उनको SF11 मिली थी कि आपने एसएलआर में रेल कर्मचारी कैसे बिठाना, आप किसी को ऐसे बिठा नहीं सकते। अब परिस्थिति ये फंस गई कि वो बोले कि स्पेयर को आपको ले जाना है, तो मतलब पहले जो आपने आरोप पत्र दिया था SF11 कुछ महीनों पहले, वो गलत है, या वो सही है तो फिर ये मेरे पास स्पेयर बैठने क्यों आया। और जब मैंने उस स्टेशन पे इसको बैठने से मना कर दिया तो ये कोच में चला गया, तो ऑफ ड्यूटी करने अपने लॉबी पे जाता, मेरे पास क्यों आया। तो फिर ये जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, तो क्या बात करनी। तो ये एक तरीका हुआ कि आप जांच मांग सकते हो। हमने जांच मांगी उस केस में कि भाई जांच करें, मैंने पीटा है, उसने पीटा है, झगड़ा हुआ है, तो झगड़े में तो दो आदमी और दो से ज्यादा होते ही हैं, और जो दोषी है उसके खिलाफ करे, और फिर वो रुक गया। तो ये जो 22 माइंड से जब आरोप पत्र तय करते हैं ना, तो उसमें दंड देना बड़ा मुश्किल हो सकता है अधिकारी को, लेकिन उसको डील करना आना चाहिए। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज किस ढंग से उसको डिले करने के लिए तरीका है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, हिंदी अनुवाद मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, गवाहों के नाम मांगे कि कौन गवाह है, या आरोप पत्र में ये डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख है, कोई रिपोर्ट के आधार पर अगर आरोप पत्र तय हुआ तो आरोप पत्र इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिया है तो इसकी कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाए, वो मांगे। जांच मांगे कि ये झगड़ा हुआ है या कोई और भी ऐसा लग रहा है कि ये जांच अनिवार्य है, और जांच के बाद अगर दोष लगता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इस ढंग से आरोप पत्र का जवाब तैयार किया जाता है। अब तीसरी एक परिस्थिति मैंने बताई थी कि कभी एक ही आरोप पत्र में दो या दो से ज्यादा आरोप लगा देते हैं। मान लो 5 लगा दिए, अब 5 में से हम देख रहे हैं कि 3 गलत है और 2 सही है, तो जो गलत है 3 उनका तो हम स्पष्ट लिख ही देंगे कि आरोप संख्या नंबर ये ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, और सत्य बात ये है, सच पे चलना है।
अब बचे हुए मान लो 2 जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एकदम मान लेना दंड को आमंत्रित करना है, तो कागजात मांग सकते हैं, जांच मांग सकते हैं, या किस कागजात के आधार पर ये दिया उसका उल्लेख है तो उनकी कॉपी मांग सकते हैं, तो उनका हम जवाब लिख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब किसी को जवाब ही नहीं है, कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है कि उसका जवाब ही नहीं है, तो फिर मान भी लेना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई है और मैं भविष्य में अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ किया जाए। क्योंकि जब बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं मिल रहा है, देखो ऐसी घटनाएं घटी है कि अधिकारी गेट पे कहीं गए और या कोई ऑफिस में गए या कहीं पे गए और कर्मचारी सोता मिल गया, और बिल्कुल सोता मिल गया तो उसका क्या जवाब है? हालांकि बनता है जवाब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ये दवा लेके आ गया था, उसमें नशा चढ़ गया था, लेकिन फिर भी ऐसा जवाब नहीं बनता। कभी कोई ड्रिंकिंग कंडीशन में मिल जाते हैं कर्मचारी, अब पिया हुआ है उसका क्या जवाब है कि हम किस परिस्थिति में पिया, ऐसा तो कोई जवाब नहीं होता है ना। तो ऐसे केसों में बचाव फिर मुश्किल हो जाता है, फिर बचाव करने के लिए हाथ जोड़ने के अलावा कुछ होता नहीं। तो एकदम ऐसे बिल्कुल ही केस हो निम्न स्तर के, फिर उनमें सीधा सीधा मान भी लेना चाहिए, नहीं तो अधिकारी को लगता है कि मैंने इनको पकड़ भी लिया सही है और फिर भी इतना ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं। तो इस परिस्थिति के हिसाब से हमको ध्यान में रखकर बचाव बनाना चाहिए। 3 परिस्थिति मैंने बताई थी। जब कर्मचारी की गलती नहीं हो, खूब सोचा, सोचने के बाद देखा कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, तो गलती स्पष्ट, कोई भी स्वीकार नहीं है और सत्य बात यह है कर्मचारी की गलती है लेकिन गुंजाइश है, दूसरे किसी को बचाया जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है, तो दूसरे को भी हाईलाइट कर। तीसरी परिस्थिति में गलती तो है हमारी, लेकिन कोई कागजातों की जरूरत है, कुछ कागजातों को उल्लेख की जरूरत किया हुआ है आरोप पत्र में, तो आप उन्हें मांग सकते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफेंस बनता है। और कभी ये परिस्थिति हो कि बिल्कुल ही केस बेकार है, तो फिर मान भी लेना चाहिए। अब मैं आपको आरोप पत्र के बारे में थोड़ा सा संक्षेप बताऊं, क्योंकि इसके बाद अगला वीडियो SF5 का आएगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा SF5 में। लेकिन नॉर्मली हम रेलवे वाले क्या करते हैं कि जब हमको आरोप पत्र मिलता है तो क्या बोलते हैं, लव लेटर मिल गया। बहुत से लोग होते हैं, अरे लव लेटर मिल गया। ठीक है, एक हमारी रेलवे वालों की बोलचाल है। तो ये लव लेटर का जब बोलते हैं तो लव लेटर की भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार एक गाना आया था कि इलू इलू, ये इलू इलू क्या है, इलू का मतलब आई लव यू। तो ये इलू वाला एक रूल लगाते हैं उसमें। कोई भी आरोप पत्र आप पढ़ोगे SF11, उसमें नीचे लिखा होता है 3(1)(2)(3 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3(1), उसका रोमन भाषा में 1(2)(3) का वोलेशन हुआ है। तो ये 3(1) का 1(2)(3) रोमन भाषा में जो होता है, ये क्या होता है? तो ये लव लेटर इलू है। तो अब इलू का मतलब कैसे समझेंगे? तो 3(1) रोमन भाषा में 1 पैरा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का, वो इंटरगेटी है। इंटरग्रिटी आदमी की डाउटफुल है, तो ILU, तो पहला आई दिया हमने, उसको इंटेग्रिटी दिया है कि उसकी सत्यनिष्ठा डाउटफुल है। तो ये ठीक नहीं होता है, किसी सत्यनिष्ठा पर नहीं करना चाहिए डाउट, कोई उसने ऐसा देशद्रोह का काम नहीं किया, लेकिन लिख देते हैं। लिखने का कि मैं रेलवे का काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। जनरली आरोप पत्र में तीनों नहीं लिखना चाहिए, तीनों में से क्या लागू है वो लिखना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं आरोप पत्र जब आता है तो तीनों ही लिख देते हैं कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल
क्या 1, 2, 3 का वायलेशन हुआ है, लेकिन वो तीनों का नहीं करता है, कोई एक का करता है। तो फर्स्ट आई इंटीग्रिटी। 3(1) का 2, लैक ऑफ डिवोशन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के प्रति जो समर्पण होता है उसका अभाव, लैक। तो ये 2 नंबर का होता है। तो IL, अब आया U। U जो है अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, मतलब रेलवे सर्वेंट के हिसाब से आपको जो काम करना चाहिए था वो आपने काम नहीं किया। तो ये 3 होता है, ILU। I का मतलब इंटीग्रिटी, L लैक ऑफ ड्यूटी, और U अनबिकमिंग ऑफ द रेलवे सर्वेंट। तो तीनों में से कोई एक लगता है, लेकिन ये आरोप पत्र में क्या करते हैं, तीनों का ही उल्लेख कर देते हैं कि आपने रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3(1)(1)(2)(3 का उल्लंघन किया है, वायलेशन ऑफ द रेलवे सर्विस। ये ठीक नहीं होता है, तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक कॉमन शब्द है। तो कभी आरोप पत्र का जवाब लिखते हैं तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने किस नियम का उल्लंघन किया है। इसमें 3(1)(1)(2)(3 लिखा है, तो 3(1) मेरी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है, मैं हमेशा सच्चाई से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, आज तक कोई और नहीं है। लैक ऑफ डिवोशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं है, मैं मेरी ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। तो इनके बारे में भी लिख सकते हो। फिर मुझे बताया कि मैंने किस रूल का उल्लंघन किया है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का उसमें लिखा है। इसमें एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए अलग हो, सबके लिए नया हो, कि जब आरोप पत्र मिलते हैं, चाहे SF11 हो या SF5 हो, तो हम लिखते हैं, संदर्भ में लिखते हैं ना SF11 संख्या या SF5 संख्या, तो लेफ्ट हैंड पे ऊपर कोने में इनके नंबर लिखा होता है। तो वो नंबर क्या होता है, E308/7/ ऐसा, तो वो क्या होता है। तो इस नंबर को भी रेलवे बोर्ड ने एक सिस्टमेटिक देने का हिसाब बनाया। ऐसा नहीं है कि वो मर्जी हो वो अपने कर देता है, डिसिप्लिन अथॉरिटी नंबर डाल देता है, वो नहीं डालते। कैसे नंबर डालते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहले ई होता है, उसके बाद 308। तो 308 ये जो है नॉन गजिटेड कर्मचारियों के लिए 308, और अगर गजिटेड कर्मचारी रेलवे एम्प्लॉय मतलब ऑफिसर्स को आरोप पत्र दिया जाएगा तो 307 लिखा जाएगा, और ये 308 नॉन गजिटेड को लिखा जाएगा। ऑब्लिक फिर नंबर होता है डिपार्टमेंट का, उसमें कोई 2, 3, 4, तो वो डिपार्टमेंट वाइज नंबर लिखे होते हैं। ऑब्लिक जोन, डिवीजन या यूनिट के नंबर अलॉट होते हैं कि इस जोन का ये नंबर या ये डिवीजन या यूनिट ये डालेगा, तो वो उसके नंबर डालता है। इसके अलावा ऑब्लिक फिर आता है नंबर्स ऑफ चार्जशीट, उस साल में कितनी चार्जशीट दी, और नेक्स्ट लिखा होता है साल 2024, 25 या 23, 2025, तो कितनी चार्जशीट उस साल में SF11 या SF5 दी, वो नंबर्स ऑफ चार्जशीट प्लस वो साल, ये लिखा होता है। और फिर कोष्टक में जिस आदमी को चार्जशीट दे रहे हैं उसका शॉर्ट में लिख देते हैं कि इस आदमी को ये चार्जशीट दे रहे हैं, तो उसका शॉर्ट नाम, मान लो मैं SD मीना मेरा नाम, तो मेरा उसमें कोष्ट SD लिख देंगे अगर मुझे कोई आरोप पत्र दिया है तो इस ढंग से ये चार्जशीट का नंबर दिया जाता है। तो और चीज तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अफसर ने कितनी चार्जशीट दी ये देखना है, तो वो चार्जशीट में लास्ट में जो नंबर लिखा होगा और ईयर लिखी होगी। अभी 2025 मान लो चल रही है, कोई आपके पास आया SF11 या SF5 लेके, तो 2025 के पहले या बाद में भी लिख देते हैं कुछ लोग, जो नंबर लिखा होगा 5, 6, 10, 7, इसका मतलब उनने इतनी SF11 या SF5 अभी तक इतनी दे चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑफिसर्स कितनी चार्जशीट दे रहा है, किस प्रकार का ऑफिसर है जो कितनी चार्जशीट दे रहा है, ये इससे पता चल जाता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा ज्ञान रखें कि उस अफसर की एक सोच पता चल जाती है कि DR के प्रति
कितना सेंसिटिव है कि हर आदमी को छोटी सी बात हो तो प्रसाद की तरह चार्जशीट बांट रहा, ये भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जब आरोप पत्र मिल जाए तो उसमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा ध्यान, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में उसका जवाब देना है, 10 दिन के अंदर जवाब देना है, निर्धारित समय में जवाब दे देना है। अगर हम पे आता नहीं है तो कोई अच्छे बचाव सलाहकार से, जो अच्छा डिफेंस काउंसलर है, उससे सलाह जरूर लेनी है या उससे लिखानी है। और अगर हमें ये मालूम चल गया कि ऑफिसर्स जो आरोप पत्र दे रहा है वो 22 माइंड है, पूर्वग्रह से ग्रसित है कि मुझे तो इसको देना ही है, ठीक ही करना है, तो उस आदमी को जवाब बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। उसके खिलाफ लिखेंगे तो वो और ज्यादा भड़केगा। मतलब हम जान रहे हैं कि ये मुझे जानबूझ के नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके पास पावर है। SF11 का यही एक माइनस पॉइंट, आप कितना भी अच्छा लिख दे, कितना भी अच्छा लिख दे, वो आपको पनिशमेंट देगा, दे देगा। एक सिंपल नीचे स्पीकिंग ऑर्डर देगा NIP में, तो लिख देगा कि मैंने इनके जवाब को पढ़ा और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और आपको ये दंड दिया जाता है। बस, क्यों नहीं संतुष्ट, क्या नहीं हो, कुछ नहीं। जबकि SF5 में ये संभव नहीं है, SF5 में बहुत मौके मिलते हैं। तो SF11 में इस बात को बहुत ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई आपसे पूर्वग्रह से ग्रस्त है और आपको लगता है कि ये पूर्वग्रह से ग्रस्त है और मुझे दंड देगा, तो उसके खिलाफ लिखने से पहले 2 बार सोचें। फिर बहुत ही नम्र भाषा में, ऐसी भाषा है कि जो करना है वो करेगा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसे शब्द नहीं लिख दूं कि उसको और बहाने मिल जाए कि देखो इसमें लिखने का भी नहीं आता। इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और, रनिंग स्टाफ को कभी भी ऑन ड्यूटी करते समय आरोप पत्र सर्व नहीं किया जाएगा। ऊपर से अधिकारी ने CTCC ऑफिस में भेज दिया, अब लोको पायलट साहब ऑन ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस से उसको आरोप पत्र पकड़ा के ये लेके जाओ, वो गलत है। अगर वो पढ़ेगा, उसके दिमाग में चिंता आएगी, तो ये रेलवे की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए DR में ये नियम दिया है कि रनिंग स्टाफ को ऑफ ड्यूटी के समय ही आरोप पत्र सर्व किया जाए, ऑन ड्यूटी के समय नहीं किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, ये SF11 के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो उम्मीद करूंगा कि कभी किसी कर्मचारी को SF11 मिली हो तो उसको जवाब बनाने में आप सहायता करेंगे, बड़े सोच समझ के इसको तैयार करने का जवाब को। और हमने जो चीज़ें मांगी है, कभी वो हमें कर्म ऑफिसर ने उपलब्ध करवा दी, तो फिर उनको आधार बना के दोबारा आपको जवाब देना है। जवाब कोई मृदु भाषा में, अच्छी भाषा में देना है। मैंने आपको बताया कि बचाव करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं, उनमें से कोई एक लागू हो सकता है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाए गए थे, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर हो सकता है पढ़ने में नहीं आए, इसलिए नीचे लिंक में भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिंक में डाल दिया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लिंक भी देख के उनको पढ़ सकते हैं। एक चीज और, एक ही आरोप पर 2 बार आरोप पत्र देके दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसा कभी हो तो उसे भी जरूर हाईलाइट करें कि इस आरोप के संदर्भ में मुझे पहले दंड दिया जा चुका है, इसलिए दोबारा से आरोप पत्र देके दंड दिया जा रहा है, ये सही। अब अगले वीडियो में मैं SF5 मिलने पर कैसे जवाब तैयार करना चाहिए, उसको कैसे सामना करेंगे, इस बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आरोप पत्र 5 मिल जाता है तो अगर ढंग से डील करेंगे तो वो ड्रॉप भी हो सकता है, और डील नहीं किए तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। हम लोगों को पता नहीं होता है और कर्मचारी उसमें अपनी गलती मान लेता है और फिर नौकरी जाती है, मैंने ये देखा है। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको SF5 के बारे में बताऊंगा। आप
मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत जगह से, पूरे देश में से लोगों के फ़ोन आते हैं, पूछ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बताता भी हूँ। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एस डी मीणा।